परिवहन विशेष, देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र। तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन संगीता दस्तेदार जी के लिए। एंड इसी के साथ वी मे नाउ प्रोसीड एंड वुड लाइक टू ऑनर एंड वेलकम आवर चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। बट उससे पहले मैं यहाँ स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री संजय कुमार बाटला जी का, ऑर्गेनाइजर, एडिटर इन चीफ, अ जर्नलिस्ट स्पेशलाइजिंग इन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी and public interest issues. For over a decade, he has produced in-depth analysis and reporting on policies related to road safety, clean transport and technological innovation. एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री संजय कुमार बाटला जी का। एंड चीफ एडिटर परिवहन विशेष, आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से अभिनंदन व नमन करता हूँ। ये प्रोग्राम हमारा है ना कि मेरा, ये परिवहन विशेष का प्रोग्राम नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, ये प्रोग्राम है भारत देश में होने वाले ज्वलंत मुद्दों जिससे जनता का एक एक व्यक्ति, चाहे वो हमारे राष्ट्रपति हों या सबसे गरीब से गरीब एक व्यक्ति जो पट्टी में पड़ा हुआ है, उसको आने वाली समस्या के समाधान के लिए जो काम सरकार, हमारी माननीय न्यायालय या विभाग नहीं कर पा रहे और करते हुए भी उसका हल नहीं निकल रहा, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आप सबकी राय के लिए है, ताकि जनता जिस चीज से त्राही हो रही है वहाँ क्या कमी है उसे दूर किया जा सके। इसमें आप सब उतने ही भागीदार हैं जितना मैं। यहाँ पर बुलाए गए सभी व्यक्तियों का इसीलिए ज़्यादा अधिक स्वागत है क्योंकि यहाँ आज की डेट में आपके पास वाहन से, लीगल से, डॉक्टर से, प्रदूषण से व अन्य सभी चीज़ों से जिन लोगों का नाम है, जो इस कार्रवाई में अपना तन मन धन समर्पित कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं। और मुझे ये खुशी है कि मेरे इस बुलावे पे, मेरे इस जोड़ने पे वो सब यहाँ उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हम जूझ रहे हैं किस चीज़ के लिए? प्रदूषण के लिए। और शायद प्रदूषण किसी अमीर गरीब पद को देख के नहीं आता। अगर प्रदूषण ने किसी को मार देनी है तो सबको बराबर देनी है। हो सकता है वो अपने कमरे में बैठा हुआ अपने लिए एयर फिल्टर लगा ले, अदर्स कर ले, लेकिन निकलना तो रोड पे है। और सड़क और प्रकृति ये सच्चाई है जिसे हमारा विज्ञान, हमारे साइंटिस्ट, हमारे धार्मिक गुरु आज तक पकड़ नहीं पाए। न जीवन का पता है, न मृत्यु का पता है, इस पे कोई भी व्यक्ति जीत नहीं पाया। अगर हमें इस पे जीतना है, हमें इन चीज़ों से बचना है, तो हमें एक होना पड़ेगा, अपना राय, अपना मशवरा देकर सरकार से मनवाना होगा। तो यहाँ आप सबको बुलाने का कारण यही है कि सब अपने अपने क्षेत्र में इतने एक्सपर्ट्स हैं कि अगर उनकी राय को जोड़ दिया जाए तो शायद इस तरीके के ज्वलंत मुद्दे हवा में हो जाएंगे। मुझे एक अफसोस जरूर है कि इस ज्वलंत मुद्दों पे जो राय मिलने पे जिन अफसरों ने ये काम करना था, उन्होंने ऐन मौके पे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे मुद्दों पे वहां पे चर्चा होगी, अपने परिवार का फंक्शन का नाम लेकर आने से इनकार किया। इसका ध्येय साफ है कि या तो उनका ध्येय पर्यावरण को खत्म करना नहीं है, महिला सुरक्षा करना नहीं है, साइबर क्राइम करना नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हमारे मेडिकल्स, डॉक्टर्स, लीगल्स का फायदा लेके सिर्फ और सिर्फ राजस्व भरना या अपने अधिकारियों का पेट भरना। क्योंकि अगर समस्या का समाधान चाहिए तो उसके लिए जनता की राय भी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभारी हूं जो इस मुद्दे को लगातार कई सालों से करके बहुत जबरदस्त तरीके से ऑर्डर कर रही है, हर चीज को इस तरीके से कर रही है कि जनता के हित में आए।
लेकिन अगर आप उस आदेश को दूसरी तरफ पलट के देखें तो हमारा विभाग और विभागीय अधिकारी उससे सिर्फ राजस्व भर के जनता की जेबें लूट रहा है। सड़क पे क्यों परिवहन, क्यों वाहन प्रदूषण कर रहा है, ये जाने बिना वो वाहनों को आपसे छीन रहा है, वो आपके चालान कर रहा है। तो यानी अगर हम उसको दूर करना चाहते हैं तो हमें समस्या का समाधान चाहिए। और मेरी यहाँ पर आप सबसे अनुरोध है, जिसके पास जितनी क्षमता हो वो अपनी राय मशवरा जरूर रखे, ताकि ज्वलंत मुद्दे, जिन 4 मुद्दों पे आज परिवहन विशेष आपके समक्ष आप लोगों को हाथ जोड़कर नरम निवेदन कर साथ जोड़ने के लिए लाया है, उसको आने वाले समय में अगले फंक्शन से पहले दूर करके जनता को एक अच्छा माहौल देगा। हम अपनी अखबार की तरफ से, अपनी मीडिया की तरफ से आपको वादा करते हैं कि आपकी राय को ऊपर तक पहुंचाने में, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में और उन आदेशों के लिए हमारी तरफ से जो प्रयास हो सकता है वो खुला होगा और उसकी जानकारी एक एक व्यक्ति को होगी। लेकिन परिवहन विशेष अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप और आपके बुजुर्ग अच्छी हवा ले सकें, हमारे देश की बहनें, महिलाएं बेखौफ दिन रात बाहर निकल सकें, साइबर क्राइम से हम मुक्त पा सकें, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी राय तो बनानी होगी। कहीं ना कहीं उस कमी को ढूंढना होगा जो ऑर्डर, आदेश होने के बावजूद इन कमियों को बढ़ाया जा रहा है, घटा नहीं रहा। परिवहन विशेष में मैं अपना एक छोटा सा पीछे साथ दे देता हूँ। पिछले 30 सालों से मैं वाहन के अंदर भी एक एनजीओ चलाता रहा हूँ, जिसने किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक भी केस हारा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप कोई भी बार मैं यही बात बोल रहा हूँ कि एक मत होकर जब तक नहीं होंगे, सारी श्रेणियां एक नहीं होंगी, हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। और ये आज ज्वलंत मुद्दे हैं। तो मैं इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सबसे सिर्फ अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि इस फंक्शन को परिवहन विशेष का सालाना फंक्शन ना मानते हुए, आज एक नया दिन मानते हुए कि हमें एक होकर, एक परिवार होकर इन ज्वलंत मुद्दों को दूर करने के लिए एक साथ लड़ना है, बस वो हम आपसे आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। Let us now welcome हमारे आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर राजेश टंडन जी, फॉर्मर जज उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड प्रिसाइडिंग जज दिल्ली लोक अदालत नैनीताल हाई कोर्ट उत्तराखंड। एक बार तालियों के शोर के साथ हम सभी स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां हो जाए हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि के लिए, चीफ गेस्ट के लिए। जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे चीफ गेस्ट को कि वो हमें आगे आकर हमारा साथ दें ताकि हम स्वागत एंड सम्मानित कर सकें गेस्ट ऑफ ऑनर को। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार तालियां हो जाए वंस अगेन। सभा संचालक महोदय, आज की इस कार्यवाही के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि आज 3 मुद्दे जो उठा रखे हैं उसके लिए चर्चा का विषय है। हमारे पास मंच पर बैठे आदिश जी और हमारे साथ डॉक्टर संजय जी एवं हमारे सहपाठी लोग, सामने बैठे हुए बहुत सीनियर वकील एडवोकेट श्री AP सिंह जी, जो कि आज के चर्चा से संबंधित
वो सभी मुकदमों में रहते हैं। रचना जी जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बार की मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव है, सभी को मेरा नमस्कार है। आज के जितने 3 टॉपिक्स रखे हैं उन्होंने, एक तो लेडीज पर रखा है, जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है, और साइबर क्राइम पर रखा है, और आजकल के मोटर एक्सीडेंट्स पर रखा गया है। जहाँ तक लेडीज का सवाल है, सिर्फ हमारे बीच में जितने अधिवक्ता हैं सब ये जानते हैं कि 1947 के बाद, देश के आज़ाद होने के बाद 1947 में हमारे पास आर्टिकल 21 मौजूद था, जिसको कि राइट ऑफ इक्वलिटी कहते हैं और स्टेटस सिंबल कहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हमारे लॉज में चेंज आता रहा, और 1993 में हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया। जब प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया तो उसमें सेक्शन 2D रखा गया, जिसमें कि लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी वर्ड रखा गया। ये डिग्निटी वर्ड हमारे प्रियम्बल से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में डिग्निटी वर्ड है, वही डिग्निटी वर्ड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट में रखा गया। लाइफ, लिबर्टी एंड डिग्निटी। जितने भी जजमेंट्स, चाहे वो विशाखा का जजमेंट हो या और भी जजमेंट हो, सब में ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल्स को ध्यान दिया गया कि ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल डिग्निटी का प्रिंसिपल है। लेडी के साथ जो भी रेप की घटना होती है या जो भी घटनाएं होती हैं, उसमें डिग्निटी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उठाकर किसी ऐसे को देखें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल्स रखा है डिग्निटी का, चाहे निर्भया केस उठाकर देखें तो हमारे AP सिंह शायद उधर से थे, लेकिन प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेट गुड वैल्यूज एंड गाइडेंस फॉर पोस्टरिटी in the words of great scholar Swami Vivekananda, the best memento for the progress of a nation is its treatment of its women. Crime against women not only affects women self-esteem and dignity, but also degrades the peace of development. I hope that this gruesome incident in the capital and death of this young woman will be an eye-opener for a mass movement to end violence against women and respect for the woman and her dignity, and sensitizing public at large on gender justice. Every individual, irrespective of his gender, must be willing to assume the responsibility in fight for gender justice and also awaken public opinion on gender justice. Public at large, in particular men, are to be sensitized on gender justice. The battle for gender justice can be won only with a strict implementation
of legislative provisions, sensitization of public, taking other proactive steps at all levels for combating violence against women and ensuring widespread changes and comprehensive change in the existing mindset. We hope that this incident will pave the way for the same. This was the observations of the Supreme Court in Nirbhaya case, and even in Vishakha case, guidelines have been framed for making every institution such that everybody should be aware of the guidelines of the Supreme Court. In the Vishakha case, the Supreme Court has passed an order that everyone should have a one committee of it, and taking the principles of the dignity of the woman, this committee shall report about such incident. The Supreme Court has said that the time has come when every dignity has to be maintained. Apart from that, the Supreme Court is also conscious of the acid attack case that was in Lakshmi versus Union of India. The Supreme Court has given the guidelines that we also issue a direction that the hospital where the victim of an acid attack is first treated should give a certificate that the individual is a victim of acid attack. This certificate may be utilized by the victim for treatment and reconstructive surgeries or any other scheme that the victim may be entitled to with the state government or the union territory, as the case may be. With regard to the banning of sale of acid across the counter, we direct the Secretary in the Ministry of Home Affairs and Secretary in the Ministry of Health and Family Welfare to take up the matter with the state governments, union territories to ensure that an appropriate notification to this effect is issued within a period of 3 months from today. It appears that some states, union territories have already issued such a notification, but in our opinion, all states and union territories must issue such a notification at the earliest. Now it is for the government to implement the orders of the Supreme Court. The final issue is with regard to the setting up of a criminal injuries compensation board. I don't think this compensation board has been implemented by the order of the Supreme Court. In the meeting held on 14th March 2015, the unanimous view was that since the District Legal Services Authority is already constituted in every district and is involved in providing appropriate assistance relating to acid attack victims, perhaps it may not be necessary to set up a separate criminal injuries compensation board. In other words, multiplicity of authorities need not be created. Here the question arises whether the compliance of Article 39A of the Constitution of India, that is the scope of legal services authorities, are they competent to take the action against the acid attack or rape victims? Legal services authorities, I will request all the advocates, including Mr. A.P. Singh and Adish Agarwal, who are very much conscious about these things, that they should also agitate this matter, that the legal services authorities
may come forward under Article 39A to initiate this progress. Initiate progress means that the legal services authorities may be given much work of this regarding women rape and also acid attack, and about the authorities who are holding the sovereign of this compensation. The compensation should be decided by the authorities, legal services authorities, and the legal services authorities nowadays, although it has been formed at district level, state level and Supreme Court level, but the performance of the legal services authority should be improved and increased so that the victim of rape may kindly be seen, and also acid attack and all the problems of the woman. Even I have seen that the various cases arise where the problems of the ladies are much, that is the menstruation problem, sanitary pads problem. All these problems are coming up, but there is no one to take. The legal services authorities are not taking up this matter. I was just reading that the solution is being that the sanitary pads and all that should be given free of cost, but there is no law for that. The legal services authorities are silent on this fact, and let the government has to say that the legal services authorities may be authorized for this. Coming to another problem about the Information Technology Act, I remember that lot of penalties have been imposed under the Information Technology Act for cyber crimes right from 66 onwards. Recently, there is a clause under section 66A in the Information Technology Act that if anyone misuses his power and the information is given wrongly, he should be punished under the cyber crime. But recently, the Supreme Court in Shreya Singhal's case has overruled section 66A of the Information Technology Act. The result is that the digital arrests are coming up. If somebody says from one that I am speaking from such and such place, you are a defaulter, pay such and such amount. There is no check and balance. The cyber crime is also silent because section 66A has already been turned down by the Honorable Supreme Court in Shreya Singhal's case. Let it be revived, and looking to the digital arrests which are going on, one should be cautious about the cyber crime. Information Technology Act. If a person goes to the police station, the police informs that go in cyber crime, and section 66A has already been turned down by the Supreme Court because it violates Article 19 of the Constitution of India. Article 19 cannot be taken to be granted that one can say any words from anyone for obtaining the money or for identity theft or anything.
if he conveys to any other person a wrong information, wrong method of is being adopted, then Article 60, Section 66A of the Information Technology Act is the best punishment, and that the punishment should be enhanced under the Information Technology Act right from 66 that is onwards. All the sections have been given. The punishment should be enhanced and one should be guided. Regarding third aspect of the matter, that is motor accident claims. Motor accident claims are increasing day by day. मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला बताता हूं. लिखा हुआ था कि शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है. 2 persons were driving the car. They were just, when the police has come, they have come on the back seat, और पुलिस ने जब उनसे कहा कि आपका ड्राइवर कहाँ गया, तो उन्होंने कहा ड्राइवर चला गया है. खुद चला रहे थे शराब पीकर, लेकिन उन्होंने कहा ड्राइवर चला गया है जिससे कि वो पकड़े न जाए. तो पुलिस शुड बी अलर्ट फॉर दिस. चाहे वो बैठ के पीछे जाएं या गाड़ी चलाएं, सब चीजों में एक पनिशमेंट होना चाहिए. गाड़ी चलाना या पीछे बैठकर जाना, सब चीजें एक क्राइम है. अगर शराब पीकर चलाते हैं या शराब पीकर ड्राइविंग में बैठते हैं तो ये सब चेकअप होना चाहिए. और मोटर व्हीकल्स एक्ट में सूटेबल अमेंडमेंट होना चाहिए कि अगर शराब पीकर बैठ के भी जाते हैं तो भी ऑफेंस है, और उस ऑफेंस के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आज की कार्यवाही आगे बढ़े और अच्छी से अच्छी सबको नसीहत दी जाए. इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 शब्द सुनाकर मैं आगे. हौसला रख बनेंगे काम सारे, बिन हौसला जीती बाजी हारे. हौसला अपना कम न होने देना, जिंदगी को जिंदाबाद करना. बिन हौसला जीवन चल न पाए, बिना हौसले के जीत न पाए. हारी बाजी हौसला जिताए, हौसले से जीत का बिगुल बजाए. धन्यवाद. परिवहन विशेष, देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र.